हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा अपनी ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं, ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन करेंगे हम, तो वो तो करने ही आएंगे दोस्तों, तो करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं एक गाना सुन रहा था तो मुझे उसकी कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए। और साथियों वो गाना है कि अपनी भी ज़िंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये साथियों इस गाने की लाइन यही थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये लाइन। तो इस गाने का ये जो मर्म है दोस्तों, इसका जब सार निकालेंगे दोस्तों तो यही निकलता है कि इस धरती पे अगर दोस्तों अगर हम आए हैं ना, तो दुख तो सबके पास है। हो सकता है दुख का अलग अलग टाइप हो सकते हैं साथियों, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो दुख से परे होगा या जिसके पास दुख नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि अंबानी के पास दुख नहीं होगा या और कोई भी करोड़पति होंगे जो उनके पास दुख नहीं होगा। तो ठीक है साथियों, अगर वो अमीर हैं दोस्तों तो उनका एक अलग प्रकार का दुख है। उनको कंपनी को ग्रोथ कराना है, अपनी रेवेन्यू को यहाँ से वहाँ ले जाना है। ठीक है, उनका क्या है, कंपटीशन करना है। कि साथियों कहते हैं ना, अगर आप सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस बने रहना उससे भी बड़ी बात होती है। सक्सेस को अपना संभालना, अपने सक्सेस को रिटेन करना, मेंटेन करना, कि हम उससे नीचे ना आ जाए दोस्तों। तो ये सक्सेस होने से भी बड़ी बात होती है कि हम सक्सेस को संभाल के रखें। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग दोस्तों, अपने सक्सेस को संभालने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल में लगे रहते हैं। फिर उनके भी कंपटीशन में सब लोग रहते हैं। जैसे कि देख लो, जियो कंपटीशन में अगर हम देखें, एयरटेल है, वोडाफोन है, अडानी भी हैं उधर। तो ऐसे क्या है, बहुत बहुत से लोग हैं। जब भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, ज़िंदगी में एक काम कभी मत करना दोस्तों, वरना क्या है, अपनी खुशियाँ छीन जाती हैं। और वो काम है कि जब हम दूसरे से क्या करते हैं, अपनी तुलना करने लगते हैं। इस धरती पे सब लोग यार यूनिक हैं, किसी को मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो सेम टू सेम हो। उसकी कुछ न कुछ चीज़ें जो सिर्फ उसी व्यक्ति में है और किसी में नहीं पाई जाती हैं। तो आप भाई अपनी ज़िंदगी में क्या है, यूनिक हैं, वन एंड ओनली पीस हैं भैया आप। ठीक है, तो अपने आप में इतना विश्वास रखो कि आप वन एंड ओनली हैं। तो इसीलिए जब आप अपने से बड़ों से तुलना करेंगे तो उसके परपेक्ष, जैसे साथियों मान लो जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी सफलता तो नहीं पाई, लेकिन चलिए मैंने मान लिया कि आप जो है, एक आपका सपना था कि हम कभी 4 व्हीलर से चलेंगे। ऐसा आपने एक सपना देखा था। मान लो क्या हुआ कि आपका सपना पूरा हुआ और आप एक जगह अल्टो लेकर आए। अल्टो तो ज़्यादा महंगी आती नहीं, से 3-4 लाख की आती। ठीक है, तो क्या हुआ, एक अल्टो लेकर आए। साथ ही सोचो, अगर उसके बगल से आपके गांव का ही या आपके कोई भी आपका दोस्त ही अगर बगल से कोई फार्चूनर लेके चला जाए आपके अल्टो के बगल से, जिस दिन लाए थे आप उसी दिन, और उसी दिन वो आदमी नई फार्चूनर को लाता है जो कि लगभग 30 लाख की गाड़ी होती है। तो क्या है दोस्तों, जब जैसे ही आप अपना कंपैरिजन करेंगे तो आपकी खुशियाँ क्या है, गम में तुरंत बदल जाएंगी। लेकिन कुछ देर पहले जब तक आपने उसकी फार्चूनर को नहीं देखा था, तब तक आपकी अल्टो ही आपकी सबसे बड़ी खुशी लग रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उसके फार्चूनर को देखा, क्या हुआ, आपकी खुशी गम में बदल गई। तो कंपैरिजन क्या करता है दोस्तों, अपने खुशियों का गला घोंट देता है। तो ये काम कभी मत करना, क्योंकि इतना मान के चलना कि सब चीज़ें यूनिक है। भाई आज तेरा टाइम है तो कल मेरा आएगा, अपना टाइम आएगा। और इस लाइन की दूसरी एक लाइन मुझे और अच्छी लगी थी दोस्तों, वो ये है कि ऐसा बाग फूलों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। तो साथियों इसमें भी लाइन में बहुत अच्छी संदेश है कि दोस्तों इस दुनिया में अगर आए हैं ना, तो सबके पास दुख है। हम क्या है, इसे पूरा बाग है मान लो, और सब लोग फूल हैं। तो सबके कांटे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप। किसी का कांटा बड़ा है तो किसी का कांटा छोटा है, लेकिन कांटे तो सभी के लाइफ में हैं। ठीक है, तो गाना सुना करो, तो गाना बहुत ज़्यादा संदेश भी देते हैं। तो अपने ऊपर बस विश्वास रखो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं साथियों, तो सबसे बड़ी यही है कि विल पावर, इच्छा शक्ति से कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मजबूत है साथियों, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो एक गालिब का शेर भी मुझे याद आ गया इसी समय कि गालिब ये मतलब बार बार गलती, ये गालिब करता रहा, गालिब ये बार बार गलती करता रहा,
कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो साथियों अपने आप को देखो, अपने आप के अंदर की कमियों को सुधारो, दूसरे की कमियों को मत देखो, ठीक है। अपने अंदर सुधार लो, अपने अंदर प्रैक्टिस करो, जितनी कमियां हैं उन्हें सुधारो, गलतियों को सुधारो और उसे अपडेट करो, तो आप निश्चित तौर पे ही एक नई सफलता पे जाएंगे ठास, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज साथियों जैसे कि हम लोग पिछली कुछ क्लासेज में बहुत सारी बेसिक टर्म्स थी, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे साथियों, हम उसे क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि संविधान को आगे समझने के लिए वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए मैंने उन सारे क्लासेज को एक एक करके सारी चीज़ों को निपटाया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आप ये पहली वीडियो आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले उन सारी वीडियोज़ को देखिएगा, तो आपको जाके पूरा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने सीधे टॉपिक पे अब आएंगे साथियों। तो आज साथी बहुत बड़ा मैं टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी क्या है, तबीयत थोड़ी नरम है, तो मैं सोचा कि गैप करने से अच्छा है कि एक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा था थोड़ा और सिखा देना चाहिए लोग बच्चों को, ठीक है। तो मैं सोचा एक कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता हूँ, जितनी भी देर की क्लास होगी, फिर इसके बाद हम लोग क्या है चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधानवाद क्या होता है। हमने संविधान देखा था साथियों, उसके पहले हमने क्या देखा था, संविधान देखा था। संविधान बेसिकली क्या होता है, अगर आज अब तक आप जो समझे होंगे, अगर उसको संविधान को कोई बोले कि एक लाइन में डिफाइन कर दो संविधान क्या होता है, तो आप सीधा बोलिएगा संविधान मीन्स विधि पुस्तिका, मीन्स ऐसी पुस्तिका जिसमें कानून का उल्लेख किया गया हो, जिसमें नियमों का उल्लेख हो, जिसमें नियम बाकायदा तरीके से लिखे गए हैं, उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, विधि पुस्तिका बोलते हैं। अब संविधानवाद क्या होता है, संविधान देखो दोस्तों, जब भी किसी वर्ड के अंत में लगभग वाद लगेगा तो वो क्या होगा, एक विचारधारा होगी। संविधान तो हमारी क्या है, एक विधि पुस्तिका है, लेकिन संविधानवाद क्या है दोस्तों, साथियों क्या है संविधानवाद, एक विचारधारा है संविधानवाद। ये विचारधारा कौन सी है, आप जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा है जब, तो इसमें संविधान को सर्वोपरि रखा गया होगा और ये विचारधारा संविधान के इर्द गिर्द ही घूमती रही होगी, इसलिए ये विचारधारा निकल कर आई है। मीन्स इस विचारधारा में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं संविधानवाद का असल में मतलब क्या होता है। एक तो मतलब ये हुआ दोस्तों संविधानवाद का कि देश का एक संविधान जो सर्वोच्च स्थान रखता हो। आपके यहाँ संविधानवाद है या नहीं है, वो इस बात से निर्धारित होगा कि आपके देश में पहली बात तो एक संविधान होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात सर्वोच्च स्थान रखता हो, उससे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कोई अथॉरिटी, कुछ भी, कोई गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, पहली क्वालिटी। और दूसरी बात क्या है, जिसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक सरकार हो। क्या साथियों मैंने बोला, संविधान होना बड़ी बात नहीं है, आपने नियम कहीं लिख के रख लिया वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आपके नियम, जिसे आपने नियम बनाए, क्या उसे आप लागू कर पा रहे हैं, क्या कितनी अच्छी तरह से उसे आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, लोगों के ऊपर उसका क्या असर है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, क्या उसके आउटपुट सही से निकल पा रहे हैं, तो जाके असली मतलब बनता है हमारे संविधान का। चाहे कोई सी भी नियमावली है दोस्तों, अगर आप चाहे कोई सा भी नियम बना लो, नियम प्यारे प्यारे नियम बनाने से कोई बहुत वाहवाही की बात नहीं है, लेकिन हमारे नियम को क्या है, अगर आप नियम को लागू कर पाते हैं साथियों, तो ये एक बड़ी बात है। नियम को लागू करना अपने आप में बहादुरी है, सिर्फ नियम को, अच्छे अच्छे नियमों को लिख लेना अपने आप बहादुरी नहीं है। जैसे कि मैं झांसाराम बापू का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो झांसाराम बापू क्या करते थे, लोगों को अच्छा अच्छा तो ज्ञान देते थे, ठीक है, सब सदाचार की बातें सिखाते थे, शिष्टाचार की बातें सिखाते थे, संस्कार की बातें भैया सबको सिखाते थे, लेकिन खुद क्या किए, तो ज्ञान देना और ज्ञान खुद पे इम्प्लाई करना, ठीक है, ज्ञान लोगों को देना और ज्ञान अपने अंदर भी उस पर खरा उतरना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञान देने वाला ज़रूरी नहीं है कोई इस ज्ञान को मानता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान को देते हैं, उनका मतलब सिर्फ फेंकना है ज्ञान को, ठीक है, अपने ऊपर वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही काम कौन किए थे, झांसाराम भैया। लेकिन यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ कि संविधान बना लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं है
कि बहुत बड़ी बड़ी हाँक दिए संविधान में ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब बहुत सारा नियम डाल दिए। कोई पढ़ा संविधान एकदम गदगद हो गया, अरे वाह भैया आपके देश का क्या संविधान है माँ कसम। लेकिन सिर्फ संविधान बनाने से क्या होगा, आप उसको लागू कर पा रहे हैं, असली बात तो तब है ना। ठीक है, तो जिसे लागू करने के लिए क्या होनी चाहिए, संवैधानिक सरकार होनी। संवैधानिक सरकार मतलब क्या होती है, जो सरकार संविधान के अनुरूप बनी हो, मतलब सरकार संविधान बनाए। जनता तो वोटिंग करेंगी वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन उसकी वोटिंग प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन चुनाव में लड़ सकेगा, क्या वहाँ पर स्वतंत्रता है लड़ने के लिए, क्या वहाँ पर समानता है लड़ने के लिए, क्या कोई धांधली तो नहीं हो रही है, क्या सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया है कि नहीं, ये सब बातों का प्रावधान कौन करेगा। ये सारी चीज़ें का निर्णय तो संविधान ही तो करेगा। तो अगर क्या होना चाहिए, जिसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, मतलब जो संविधान के अनुरूप वो सरकार बनी हो, अपने तानाशाही से ना बन जाए या फिर कोई मोनार्कियल सिस्टम से ना बन जाए कि राजशाही व्यवस्था है कि उसके पिताजी राजा थे, फिर उसका बच्चा राजा बनेगा, फिर आगे उसका बच्चा पीएम बनेगा, फिर उसका बच्चा पीएम बनेगा। ये है तो फिर मतलब ये संविधान वहाँ पे लागू नहीं है भैया। ठीक है, वो मोनार्कियल सिस्टम अलग है, यहाँ पर मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की। तो संवैधानिक सरकार मीन्स जो संविधान के अनुरूप सरकार बनी हो। और तीसरी बात, जो संविधान के अनुरूप कार्य करे, सिर्फ बनी हो नहीं, संविधान के अनुरूप उसे कार्य भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि संविधान के अनुसार बोल दिए चलो अच्छा संविधान के अनुसार भैया बना लिए एक बार, अब बताते हैं हम कौन है, अब दिखाएंगे अपना रंग हम। चलो पहले दिन क्या करते हैं, पहले दिन यही करते हैं संविधान फाड़ फेंकते हैं, पहला काम यही करते हैं, बार बार क्या है बीच में आ जाता है ये अपने, तो पहले काम संविधान को ही निपटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वो क्या है संविधान के अनुरूप कार्य भी करनी चाहिए वो गवर्नमेंट, अर्थात मनमानी न करे। ठीक है साथियों, तो ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करे और तानाशाही करने लगे जैसे ही अपनी सत्ता में आए गवर्नमेंट। तो ये सब बातें निर्धारण करेंगी कि वहाँ पर संविधानवाद है या नहीं है। तो साथियों इसमें 3 पक्ष मैंने आपको दिखाया कि देश का एक संविधान होना चाहिए जो सर्वोच्च होना चाहिए, सिर्फ होने से मतलब नहीं है, सर्वोच्च होना चाहिए, उससे ऊपर कोई भी नियम विधि, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो सर्वोच्च होना चाहिए। और दूसरी बात बोला, उसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। संवैधानिक मतलब जो संविधान के अनुरूप ही बनी हो, ऐसा नहीं कोई भी आके बना दिए जैसे भी नियम चाहा। ठीक है, और तीसरी बात मैंने बताया कि सरकार जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य करेगी। ठीक है, और अपनी मनमानी नहीं करेगी कि वो तानाशाही करने लगे। ठीक है, अब हम दूसरा मतलब इसका देखते हैं संविधानवाद का, वो है कि ऐसा संविधान जो अच्छे मूल्यों से परिपूर्ण हो। ठीक है, अगर मान लो साथियों मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, मूल्य मीन्स क्या होते हैं। संविधान चलिए मान लीजिए कि आपने बोला कि हमारे यहाँ एक संविधान है, ये भी माना कि चलिए भाई देश में सर्वोच्च संविधान है। ठीक है, अगर जैसे कोरिया मान लो, मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ, अभी समझा देता हूँ। एक भारत में देश ले लिया, एक उत्तर कोरिया ले लिया। उत्तर कोरिया जानते होंगे, वो तानाशाह व्यक्ति है, किम जोंग उन है। तो उत्तर कोरिया का भी तो अपना भाई संविधान तो होगा ही। संविधान मतलब संविधान से ये पता नहीं चलता कि अगर आपने संविधान बना लिया इसके मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, संविधान मीन्स मैंने बताया आपको विधि पुस्तिका, तो यार उसके यहाँ अगर शासन चल रहा है कोई ना कोई तो विधि पुस्तिका होगी ही। हाँ भाई, जाहिर है कि उसकी यहाँ की उसकी मतलब वह है कि महासमति के साम्राज्य में कि शिवगामी का मतलब बात ही क्या है, शासन है। ठीक है, लेकिन उसकी वहाँ पर क्या है, तो किम जोंग उनका जो मुंह से बोल दे वही है शासन। तो लेकिन वहाँ पर जो मुंह से बोलता है उसको लिखते तो होंगे, चलो यार कुछ दिन तो चलेगा तो लिख लेते हैं, क्या पता कब बदल जाए, उसका तो बात अलग है, लेकिन होगा तो अपना कुछ ना कुछ हो सकता है, खराब ही है लेकिन है। विधि पुस्तिका मतलब कानून नियम, तो उसके भी यहाँ तो है विधि पुस्तिका, और हमारे यहाँ भी है संविधान। ठीक है भैया, तो उत्तर कोरिया बोलेगा भैया आपने बोला था संविधानवाद है, वो बोलेगा कि बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि कैसे आपके यहाँ है, तो बोलेंगे उत्तर कोरिया वाला बोला कि आपके यहाँ संविधान है, बोले हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बोले कि अच्छा और बताओ, ये बोलेंगे आपके यहाँ संविधान, तो हमारे यहाँ भी संविधान है। उत्तर कोरिया यही बोलेगा अगर आप संविधान रखते हो तो हम भी तो अपना संविधान रखते हैं, हमारे यहाँ कैसे संविधानवाद नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ संविधानवाद है। तो भारत बोलेंगे अच्छा बेटा चलो आगे बताते हैं, बेटा बताओ तुम्हारे में कितने कौन कौन से मूल्य हैं, मूल्य मीन्स कौन कौन सी अच्छी बातें हैं तुम्हारे संविधान में। तब किम जोंग बोलेंगे अरे पगले रुलाएगा क्या जब, हाँ
रुलाओ मत भैया, ठीक है। ये मूल्य मुझसे नहीं होता यार, पूछो मत, ठीक है। मूल्य मेरे मुँह से जो निकलता है वही मूल्य है, मुख वाला मूल्य है, ठीक है। मेरा मुख ही मूल्य है असल में। तो वो वहाँ पे बोल देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मूल्यों से वंचित है इनका संविधान। संविधान तो है लेकिन इसमें मूल्य नहीं। मूल्य मीन्स अच्छी बात इनके संविधान में नहीं है। और हमारे संविधान में इनसे, हमारा संविधान इनसे कैसे अलग हो जाता है कि हमारा संविधान मूल्यों से क्या है, परिपूर्ण है। हमारा संविधान मूल्यों से खचाखच भरा हुआ है, समझे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी क्या बोला था, ऐसा संविधान जो अच्छे मूल्यों से परिपूर्ण हो। तो संविधानवाद की दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि आपका संविधान अच्छे मूल्यों से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ संविधान बना दिए, बोले हाँ संविधान को फॉलो कर रहे हैं, संविधान में लिखा है कि जो है कि कोई बच्चा रोता है उसे फांसी पर चढ़ा दो, उसका गला काट दो क्योंकि डिस्टर्ब किए पड़ोसियों को ना। तो ये कोई नियम नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें अच्छे मूल्य होने चाहिए, अच्छे बेसिस होने चाहिए, अच्छे आधार होने चाहिए कानून को लागू करने के। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए, तो अच्छे मूल्यों से क्या परिपूर्ण होना चाहिए। अब वो मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार आपके दिमाग में ये कभी से चल रहा है यार, कभी से मूल्य 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 कर रहा है, कितना रुपए दूँ इसका, कितना मूल्य हुआ भाई। वो मूल्य की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। सबके अपने लाइफ में मूल्य होते हैं साथियों, ठीक है। सबके अपने, कोई ईमानदार है, वैसे तो होता नहीं, ठीक है। कोई ईमानदार है, कोई चोर है, कोई बेईमान है, मतलब हैं कोई, कुछ तो हैं। मान लीजिए कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ तो हैं ना। तो अगर कोई सिर्फ ये व्यक्ति ये बोले कि मैं ईमानदार हूँ, इम्पॉसिबल, क्या बोला मैंने, असंभव। सिर्फ ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, उसकी ईमानदारी की मात्रा मानता हूँ मैं 99% हो सकती है, बेईमानी की 1% ये हो सकता है। सिर्फ ईमानदार तो नहीं, सिर्फ यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं है, मिक्सिंग है सब। जो रेशियो बढ़ जाता है वही हमें दिखाई देता है, जो रेशियो मिनिमम रह जाता है वो नहीं दिखाई देता हमें, यही है सब। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वो मूल्य कौन कौन से हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग कभी से ये क्वेश्चन कचोट रहा होगा यार। कभी से आदमी मूल्य कर रहा है, गुस्सा बहुत लग रहा है, क्लास छोड़ दूंगा भैया। हाँ, छोड़ना मत भैया, आप बता रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, क्लास मत छोड़ना। पहली बात क्या है, लोकतंत्र। आपके संविधान में क्या साथियों, लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी तो आधार है आपके एक अच्छे संविधान का। अगर बोले संविधान को बनाया ही क्यों, एक अच्छे संविधान बनाने का मकसद क्या था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जिसे पब्लिक चुने, जिसे जनता चुने, ठीक है। तानाशाही ना हो कि राजशाही चल रही है वहाँ पर। यहाँ पर लोकतंत्र होने जिसमें मतलब जनता क्या करे, जनता सरकार को चुने, ठीक है, जनता सरकार को चुने। और दूसरी बात क्या है साथियों, विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिसे बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो विधि का शासन होना चाहिए। एक होता है साथियों रूल बाय लॉ और एक होता है रूल ऑफ लॉ। ये दोनों ही बहुत ही भारी भरकम टर्म है साथियों। इसको मैं चाहता तो आगे थोड़ा डिटेल से बताता, क्योंकि इस पे कुछ मामले हैं, जब हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे इस पर कुछ केसेस भी हैं, उन केसेस को लेकर हम थोड़ा डीपली में इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूँ। रूल ऑफ लॉ मीन्स जब हम कानून का शासन हो, जहाँ पर कानून का शासन हो। कानून का शासन मीन्स कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो राष्ट्रपति होगा, चाहे वो एक छोटा सा भिखारी भी क्यों ना होगा, ठीक है। और रूल बाय लॉ मीन्स जो रूल बनाया, अगर जैसे किम जोंग उनके यहाँ क्या चलेगा, रूल बाय लॉ चलेगा। हमारे यहाँ क्या चलेगा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शासन कौन करेगा, विधि करेगी। और इनके यहाँ शासन क्या होगा, विधि के द्वारा शासन होगा। विधि का शासन और विधि के द्वारा शासन, ये दोनों ही बहुत ही मिसलेनियस टर्म है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना वरना कंसेप्ट दिमाग से मिस हो जाएगा। अगर विधि के द्वारा शासन, चलिए मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी ना। तो साथ ही मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ तो जल्दी से अच्छे से समझा पाऊँगा। बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं ना तुम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, रूल ऑफ लॉ, और ये है रूल
बाई लॉ। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इन्हें देखने में सिर्फ ऑफ और बाई का अंतर है, लेकिन यही दो शब्द क्या है, पूरी परिभाषा को बिल्कुल उलट पलट के रख देते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें, मीन्स विधि का शासन, क्या है साथियों, विधि का शासन, विधि का शासन है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आपको देख नहीं रहा होगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। इसको यार मैं मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने, विधि का शासन, और एक मैंने लिख दिया रूल बाय लॉ। ये क्या है साथियों, विधि द्वारा शासन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या है साथियों, एक तो है रूल ऑफ लॉ, एक है रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन, विधि का शासन मीन्स यहाँ पर जितने मतलब जो भी कानून होगा साथियों, जैसे कि संविधान में जितने भी कानून है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा ही नहीं कि उसमें राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने मर्डर की तो भैया कोई बात नहीं, क्योंकि वो पीएम है तो 5 मर्डर उन्हें माफ़ है, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में फिलहाल नहीं है, ना होगा, ऐसी उम्मीद भी मत करना, ठीक है। तो अगर आपने मर्डर किया, चाहे प्रधानमंत्री ने मर्डर किया, सबके लिए वही दफ़ाएँ, वही धाराएँ लगेंगे और उतनी ही सजाएं दी जाएंगी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रूल ऑफ लॉ मीन्स किसी को नहीं बख्शेगा, सब उसके लिए बराबर है। मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आती हैं, समानता, यहाँ पर समानता निकल के आती हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन का मीन्स क्या है, मतलब कि जैसे अगर हमने रूल बनाया, ठीक है, मान लो मैं किम जोंग हूँ नहीं, मान लो कुछ देर के लिए किम जोंग उन है, अगर उसने रूल बनाया तो रूल उसके ऊपर छोड़ के बाकी सबके ऊपर लागू होंगे, या उसको बता देगा कि यहाँ पर मेरे आर्मी जनरल्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं होंगे, मेरे फैमिली के ऊपर लागू नहीं होंगे। तो कुछ व्यक्तियों को उसमें बख्शते चला जाएगा जिसको भी वो चाहेगा, बाकी सबके ऊपर वो लगा देगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, भेदभाव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भेदभाव किया जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल बाय लॉ है। अभी पता कि यहाँ पर यही समझो दोस्तों, और कहाँ पर ये सिस्टम चलता है, सारी बातें मैं आगे डिटेल से बताऊँगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देख चुके थे कि विधि का शासन मैंने आपको बता दिया, मीन्स रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ चलता है। विधि का मीन्स आप मतलब समझ लेना आप, तो रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ। तीसरी बात है समानता है। समानता क्या होती है दोस्तों, कि जैसे मान लो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर सरकार ये बोल दे कि भैया यूपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ लड़के देंगे, लड़कियां नहीं देंगी, या फिर लड़कियां देंगी लड़के नहीं देंगे, तो दोनों में क्या हुआ, एक जेंडर से मीन्स एक लिंग से उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया उसे, जो कि समानता नहीं असमानता है। मीन्स उसे जेंडर के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया दोस्तों। तो ये क्या हुआ, आपने समानता नहीं बरती। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सबको बराबर अधिकार दिए गए। तो क्या है, यहाँ पर समानता भी है, बहुत सारे क्षेत्रों में समानता है, ठीक है, समानता तो है ही हमारे यहाँ। तो क्या है, उस देश में क्या है, एक समानता होनी चाहिए। उसके संविधान का तीसरा मूल्य क्या है, समानता होना चाहिए। और चौथा मूल्य क्या है दोस्तों, मानव मूल्यों को महत्व ज़्यादा दे, ठीक है। तो मानव मूल्य क्या है दोस्तों, महत्व ज़्यादा देना चाहिए। कभी क्या होता है तो साथियों, जैसे कि अगर कोई कानून आया, ठीक है, अगर मान लो कि एक मान लो कि आईएएस ऑफिसर को क्या है कि भाई उसे मतलब सैलरी के अलावा रिश्वत नहीं लेनी है, ये हमारा कानून कहता है, ठीक है। तो लेकिन अगर सोचो साथियों, उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, जिसको वो कभी ना सोचा हो। मान लो उसके साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि जैसे उसके ऊपर कोई आए भाई गन लगा के बोले कि घूस ले और काम कर, वरना गोली घुसा दूंगा, बोल घुस लेगा कि घुसाऊँ, ठीक है। अगर चलो मान लो अपने जान पे खेल भी जाए, ठीक है, एक समय के लिए मैं मान लेता हूँ, वैसे खेले लेंगे नहीं पता है,
लेकिन एकदम हम मान लो गोली जान पे अपने खेलते भी हैं, लेकिन सोचो वो जान पे खेले, अब तो खुद तो मर जाएंगे, चलो एक बार मान लो कोई इतना जिद्दी आदमी आया कि चलो अपना बलिदान देते हैं, ठीक है यार देश के लिए दे दिए, लेकिन अगर उस IAS ऑफिसर के सामने उसकी फैमिली को मारे, ठीक है, बोलेंगे भाई या तो तू मेरा काम कर ले घूस लेकर, या तो तेरी फैमिली सारी फैमिली को मार दूंगा। अब साथियों उस समय वो क्या करेगा, तो लेगा ना यार, फैमिली को तो बचाएगा पहले, तो बाद में उससे निपट लेगा, वो अलग बात है। लेकिन करंट समय में क्या करेगा, वो लेगा, क्या करेगा, मजबूरी है उसकी। तो वहाँ पर क्या हुआ साथी, वो कानून के तो खिलाफ हो गया, लेकिन यहाँ पर इंसानियत के पक्ष में था ये, उसका ये निर्णय उसके मानवता के पक्ष में था, क्योंकि उसकी कट्टरता उसकी 5 फैमिली को मार सकता था साथी, ठीक है। तो क्या करें, अभी तो वो घुस ले लगा, बाद में हो सकता है अपनी ईमानदारी से गवर्नमेंट को बता दी मुझे मजबूर किया गया था, ये घुस गवर्नमेंट आप ही रखिए भैया, मुझे नहीं करना, ये काम मुझसे जबरन कराया गया है। ये मामला बाद में वो अपनी कमेटी के सामने उठा सकता है, लेकिन फ़िलहाल में वो क्या डिसीजन को ले लेगा प्रेशर में आके, तो उसे ये नहीं माना जाएगा दोस्तों कि इसने एक गलती कर दिया, बल्कि दोस्तों उसे एक मानवता के मूल्यों का महत्व दिया जाएगा उसे, क्योंकि कोई भी इंसान होता शायद वही डिसीजन लेता, इस आधार पे उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या है, कभी कभी कानून से ऊपर हम लोग मानवता को रखते हैं, अगर उसके कृत्य में उस समय मानवता है साथियों, तो हम लोग कानून के दायरे से ऊपर उठकर उस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर निर्णय करते हैं कि इसके साथ कैसा भी है, हमें कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मानव मूल्यों को महत्व ज़्यादा दिया जाएगा। और साथियों 5वीं बात है स्वतंत्रता। ये तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात है। स्वतंत्रता आखिर किसको नहीं चाहिए, मैं पूछता हूँ, दुनिया में स्वतंत्र कौन नहीं होना चाहता, कौन गुलाम रहना चाहता है। आखिर हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई साथियों, जितने भी विद्रोह हुए, चाहे नागरिक विद्रोह हो, चाहे सन्यासी विद्रोह हो, कुछ भी विद्रोह हो, 1857 की क्रांति हुई, किस चीज़ के लिए हुई थी, सब लोग स्वतंत्रता के लिए, इतनी जान माल की हानि हुई साथियों, ठीक है। और फाइनली हम 1947 में आज़ाद हुए। तो स्वतंत्रता कितनी मायने रखती है ज़िंदगी में, कोई भी हो साथी स्वतंत्र तो होना ही चाहता है, ठीक है। तो उस देश में क्या है, उस संविधान में क्या है कि सबको स्वतंत्रता बराबर मिल पाए, वो संविधान सबका ध्यान रखे, उसका एक मूल्य होना चाहिए जो कि सबसे बड़ा मूल्यों में से एक है, स्वतंत्रता का मूल्य, सबको स्वतंत्रता बराबर से मिलनी चाहिए। अब हम ऐसे चलते हैं कि छठे मूल पे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों, मैंने आपको पीछे अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर से मैं समझा देता हूँ। विकेंद्रीकरण मतलब दोस्तों जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स जब हम पावर्स को सिर्फ केंद्र में न रख करके हम अन्य स्तरों पर भी अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को बांटेंगे। जैसे कि मैंने भारत में बताया था 3 सूचियाँ हैं इसके पास, मतलब केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये सूचियाँ किस लिए बनाई गई हैं, इस सूचियों में तो यही चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है, एक चीज़ का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन सी पावर किनके किनके पास होंगी साथियों। तो अगर मिस हम सारी पावर्स को केंद्र में न रख करके हम अपनी अथॉरिटीज़ को भी पावर बांट दे, अपने निचले स्तर पर भी पावर बांट दे, कुछ राज्यों को पावर दे दे, कुछ ग्राम पंचायतों को पावर दे दे, कुछ मतलब यहाँ पर जिले लेवल क्या बोलते हैं उसको, जिला पंचायत लोगों को कुछ पावर दे दे, न्यायपालिका को कुछ पावर दे दे, और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ लेवल पर हैं, वो तो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ एक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, वो इसका 7वां मूल्य होना चाहिए संविधानवाद में। और साथियों स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, यह बहुत मायने रखती साथियों। एक ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसका गवर्नमेंट से कोई कांटेक्ट ना हो, या गवर्नमेंट के अंडर में वो बिल्कुल भी ना हो, वो वही निर्णय करे जो संविधान के पक्ष में हो, जो संविधान के तरीके से उचित लगे उसे, जो संविधान उसे निर्देशित करे, जो संविधान के आधार पर हो, उसे वो फैसला देना है। मीन्स वो एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के दबाव में आके कोई ऐसा डिसीजन दे दे जो इन सारे मूल्यों के खिलाफ हो जाए। दोस्तों अगर इन सारों में से कोई भी मूल्य कट जाता है हमारे न्यायपालिका से, मीन्स वहाँ पर संविधानवाद का हनन होना माना जाएगा साथियों। लेकिन
हमारे यहाँ न्यायपालिका एक अच्छी न्यायपालिका है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। पूरे विश्व की मैं मानता हूँ, पूरे विश्व में सबसे बेहतर अगर न्यायपालिका कहीं पर है तो हमारे भारत की वो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, जो इसके अंदर कोई डर भी नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ। कभी कभी क्या है दोस्तों, हमारी न्यायपालिका गवर्नमेंट को भी दबा देती है, कैसे कि अगर कोई भी मनमानी करते हैं तो हम लोग क्या, हमारी न्यायपालिका उसे संविधान का मूल ढांचा मानकर खारिज कर देती है कि भैया आपके ये कानून, ये नियम संविधान के मूल ढांचे को हानि पहुंचा रहे हैं, इस आधार पर हम आपके इस कानून को खारिज करते हैं। या बोलती है कि भैया आपके कानून का इतना पार्ट जो है, मान लीजिए कानून में 10 बातें लिखी गई साथियों, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्ट लाया जिसमें 10 बातें लिखी गई और 10 बातों में मान लीजिए कि 2 बात ऐसी है जो संविधान का उल्लंघन करती है, जो हमारे संविधान के आधार पर नहीं है साथियों, ना इसमें मानवता का आधार है, तो संविधान मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट यही करेगी कि बोलेगी भैया तो अपना दो नियम हैं इसको रिमूव कर लीजिए या इसे सुधार लीजिए। रिमूव करने का मतलब हटा लीजिए या इसे सुधार लीजिए, या अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं सारे कानून को ही रद्द कर दूंगी। तो जाबा अघाई, ठीक है। तो आप क्या भैया अघा जाएगी, मतलब भोजपुरी में क्या बोलते हैं, मन शांति मिल जाएगी जब पूरी तरह से खारिज कर दूंगा, तो इससे पहले सुधर जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है। तो आशा करता हूँ साथियों आप लोग क्या है पूरी तरह से इस संविधानवाद का मतलब समझ गए होंगे। अब एक बार हम थोड़ा सा इसका समराइज कर देते हैं। संविधानवाद का मतलब हो गया दोस्तों, आपके देश में एक संविधान होना चाहिए, ठीक है, जो सर्वोच्चता रखता हो, जो सर्वोच्च हो, ठीक है, और उसने उस संविधान जिसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, और उस सरकार क्या है जो संविधान के अनुरूप कार्य करे और मनमानी न करे साथियों। और संविधान, दूसरी बात है संविधानवाद में उसका एक मूल्य होना चाहिए, एक नहीं मतलब कुछ मूल्य होने चाहिए उसके, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने कितने मूल्य हैं, जैसे कि लोकतंत्र होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मानव मूल्यों को महत्व ज़्यादा दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बढ़िया से बता चुका हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन बचता है भैया, तो मुझे नहीं लगता कन्फ्यूजन बचना चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है, ठीक है, ह्यूमन है हम लोग, इंसान हैं, गलतियाँ तो करेंगे ही, क्योंकि अगर गलतियाँ ना करते तो भगवान होते, लेकिन गलतियाँ करते हैं तो हमें हमेशा एहसास रहता है कि हम इंसान ही हैं, और कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, किसी से एक गलती, किसी से 2 गलती। बुरी बात तब हो जाती है जब हम उसको गलती को सुधारते नहीं हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कितनी भी गलती करें हम लोग ऐसी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो साथियों आज के साथ हम इसी पर हम अपनी क्लास को क्या है समाप्त करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।